इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की कंडीशन को किस तरीके से जनरलाइज किया जाता है। ये कंडीशंस जो है परचेजिंग के टाइम और सेल दोनों ही कंडीशंस में जनरलाइज की जा सकती है, क्योंकि जब भी बिजनेस परचेजिंग करेगा तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट उसको रिसीव्ड होगा। अगर मैं इस चीज़ को परचेज करता हूँ तो डिस्काउंट मिलेगा, तो मतलब वो रिसीव्ड होगा। और अगर बिजनेस सेल करता है तो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट बिजनेस अलाउ करेगा सामने वाले को। मान लीजिए अगर मैं इसको सेल करता हूं तो सामने वाला मुझसे डिस्काउंट लेगा, तो मैं इसका मतलब उसको अलाउ कर रहा हूं डिस्काउंट। तो यहां जो हमने केस लिया है वो एक तरीके से हमने केस लिया है यहां पर सेल का। तो सबसे पहले इस कंडीशंस को समझने से पहले कुछ बेसिक्स बातें आप यहां पे समझ लो। नंबर वन, ट्रेड डिस्काउंट कैश और क्रेडिट दोनों ही कंडीशंस में अलाउड किया जा सकता है और रिसीव्ड भी किया जा सकता है। कैश डिस्काउंट केवल अलाउ और रिसीव्ड कैश या बैंक ट्रांजैक्शंस के कंडीशंस में ही किया जाता है। अदरवाइज क्रेडिट के केस में कैश डिस्काउंट को ना हम देंगे ना किसी से हमें मिलेगा। तो अब यहां पर जो कैलकुलेशन है वो ये है कि बिजनेस ने राम को 1,25,000 लिस्ट प्राइस का माल सेल किया। मतलब हम बोल सकते हैं कि एमआरपी है उस सामान की 1,25,000। इसके बाद जब बिजनेस राम को सेल कर रहा है तो इसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट के केस में हमें कैश क्रेडिट तो देखना ही नहीं है, सीधे फ्लैट हमें ट्रेड डिस्काउंट यहां से माइनस कर देना है। -20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये होता है इसका 25,000। तो अब वैल्यू बचती है यहां पर 1,00,000 रुपीज। हमेशा याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को ही आप सेल्स के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। क्या बताया मैंने, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो 1,00,000 आता है यही सेल में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद अब आप ये देखते हैं कि ये सामने वाला जो राम है आपको कितना पेमेंट करता है। तो राम जो आपको पेमेंट कर रहा है वो कर रहा है केवल 40%। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो वर्किंग नोट में कि जो आपके पास कैश आ रहा है एज ए बिजनेस, कैश नहीं आ रहा सॉरी, बैंक की फॉर्म चेक की फॉर्म में कर रहा है तो बैंक आ रहा है मतलब आपके पास। तो आपके पास बैंक आएगा यहाँ पर 40,000 रुपीज का। दूसरी तरफ बाकी का पैसा तो राम ने दिया नहीं, तो राम आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटर। डेटर वो व्यक्ति होता है जिसको बिजनेस उधार सेल करता है। तो ये जो है डेटर हो गया 60,000 रुपीज का। तो अब जो राम की एलिजिबिलिटी है कैश डिस्काउंट लेने की वो केवल 40,000 पर है, क्योंकि इसने 40,000 का पेमेंट किया है। तो 2% कैश डिस्काउंट हम यहाँ पे माइनस करेंगे, -2% कैश डिस्काउंट, तो ये हो गया 800। तो राम हमें जो बैंक की फॉर्म में पैसा दे रहा है वो दे रहा है चेक के थ्रू 39,200। अब जो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो रूल्स के हिसाब से करेंगे, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको जो बैंक की फॉर्म में पैसा मिल रहा है ये वाला पैसा, तो ये अपने आप में बैंक होता है असेट्स, और असेट्स हो रहा है इंक्रीज। तो इसका मतलब बैंक आएगा डेबिट में। तो यहाँ पे आप एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी असेट्स इंक्रीज करेगी तो उसको किधर लिखेंगे, डेबिट में। दूसरा, जो आपका ये कैश डिस्काउंट है ये आपने अलाउ किया है बिजनेस की तरफ से। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी को डिस्काउंट देंगे तो वो एक तरीके का नुकसान है, तो ये आपका एक तरीके का लॉस है। लॉस जो है यहाँ पे इंक्रीज करता है तो कहाँ पर आता है, डेबिट साइड में। तो ये लिखा हुआ, जब लॉसेस बिजनेस में इंक्रीज करते हैं तो कहाँ पर आते हैं, डेबिट साइड में। इसका मतलब ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी आपका डेबिट में आएगा। तो बैंक में तो आपके पास आया 39,200, डिस्काउंट अलाउड किया आपने 800, दोनों डेबिट में आ गए। तीसरी बात, आपके पास एज ए बिजनेस जो राम का नाम है वो एज ए डेटर भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि राम ने आपको 60,000 रुपीज नहीं दिया, और डेटर भी असेट्स होता है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब राम का नाम भी यहां पर जो है वो डेबिट करके हम लिखेंगे 60,000 डेबिट साइड में। अब जो हमारा सेल हुआ है, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को ही हम सेल मानते हैं। तो ये जो सेल है इसका नेचर है रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगा तो किधर आता है, क्रेडिट साइड में। तो ये देखिए रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगा तो किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे आपने लिखा टू सेल 1,00,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने इस एंट्री को जनरलाइज किया। तो जो समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आप अर्थमेटिक कैलकुलेशन करिए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को ही सेल या परचेज के तौर पे हम कंसीडर करते हैं। कैश डिस्काउंट का इम्पैक्ट भी रिकॉर्ड होगा 800, और इसकी जनरल एंट्री भी रिकॉर्ड होती है कैश डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट का याद रखनी है ये बात आपको, केवल इम्पैक्ट आता है। तो इम्पैक्ट तो देखो आपने 1,00,000 रुपीज बना के रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर, लेकिन इसकी जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसके अलावा अब आपको केवल ये देखना है कि आपके ये रूल्स के हिसाब से क्या क्या इन कर रहा है और क्या क्या आउट कर रहा है, मतलब प्लस क्या कर रहा है, माइनस क्या कर रहा है। तो हमने देखा कि भाई हमारा जो असेट्स है
क्योंकि बैंक की फॉर्म में आ रहा है हमारे पास फाइनली 39,200, तो ये असेट्स इंक्रीज कर रहा है बैंक की फॉर्म में डेबिट रूल्स के हिसाब से। हमने डिस्काउंट दिया, नुकसान हो रहा है 800, इसको रिकॉर्ड भी करते हैं हम, इसके इम्पैक्ट को भी रिकॉर्ड करते हैं, इसकी एंट्री को भी रिकॉर्ड करते हैं कैश डिस्काउंट वाले केस में। तो वो हमारा लॉस है, तो लॉस भी हमारा जब इंक्रीज एक तरीके से हो रहा है तो वो भी आएगा डेबिट। दूसरी, और इसके अलावा जो डेटर है, जो राम हमें पैसा नहीं दे रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हम, तो बिजनेस इसको अपने यहाँ पे डेटर बनाएगा, तो डेटर भी असेट्स होता है, तो राम को हमने फिर डेबिट करके ये भी डेबिट साइड में लिख दिया डेटर बनाकर। और ओवरऑल जो हमारी सेल हो रही है ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, वो है 1 लाख रुपीज। तो ये हुआ केस आपका सेल का केस। इसी के कंटिन्यूएशंस में एक केस मैं आपको परचेजेस से रिलेटेड भी बता देता हूं कि परचेजेज के केस में हम किस तरीके से इस सेम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को रिसीव्ड करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। परचेजिंग के केस में जब हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की तरफ से, तो हमेशा याद रखना कि परचेज करते वक्त बिजनेस को ट्रेड और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम इसकी जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है उसको जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद हम ये जो रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट, इनको देखते हुए फिर हम पूरी प्रोसेस को जनरलाइज करके रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बिजनेस, हम क्योंकि बिजनेस बन के ही सोचते हैं हमेशा, थिंक एज ए बिजनेस। बिजनेस जो परचेजिंग कर रहा है मोहन से, वो जो सामान है उसका लिस्ट प्राइस है, MRP है 2,50,000। तो इसको रिकॉर्ड कर लो एक साथ, मतलब नोट डाउन करते जाओ 2,50,000। और उस पे बिजनेस को मिलता है 40% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पे माइनस करो 40% ट्रेड डिस्काउंट, जो होगा इसका 1 लाख रुपीज। तो फाइनली जब आप परचेजिंग करते हैं तो आपको ट्रेड डिस्काउंट के बाद सामने वाले मोहन को पे करना है एज ए बिजनेस 1,50,000, लेकिन आप इसको पे करते हैं केवल एज ए कैश 50%। तो आपके पास से जो पेड हुआ कैश वो 50% होता है इसका 75,000। बाकी का 75,000 आप इसको नहीं दे पाए, वो आपने उधार कर दिया। तो उधार करने का मतलब है मोहन जो है ना आपके लिए एक तरीके का क्रेडिटर बन गया, क्योंकि जब आप सामने वाले को पे नहीं कर पाते तो वो एक तरह से आपकी लाइबिलिटी हो जाता है जो कि क्रेडिटर होती है। तो इसको आप यहाँ पर मोहन को एज ए क्रेडिटर रिकॉर्ड करोगे, मोहन को कितने रुपए से, बचे हुए अमाउंट से, जो कि 75,000 है। अब चूंकि आप कैश पे करना चाहते हैं 75,000, तो इस पे भी आपको 10% कैश डिस्काउंट मिल जाता है, 10% कैश डिस्काउंट। तो अब आप यहाँ इतने में से भी 10% कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो 7,500 आपने यहाँ पे कम कर दिया। तो अब एज ए बिजनेस आपकी पॉकेट से जो पैसा निकलेगा वो पैसा निकलेगा 67,500। तो अब यहाँ आपको इसको समझना है कि रूल्स के हिसाब से क्या क्या चीज़ें प्लस हुई हैं और क्या क्या माइनस हुआ है। तो जैसे प्लस माइनस हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज, उस हिसाब से उसको डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे। सबसे पहले तो देखो आपके पास से कैश गया, तो कैश आपकी असेट्स होती है, असेट्स यहाँ पे कर रही है डिक्रीज, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो क्रेडिट में आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में 67,500। दूसरा, आपको यहाँ पे 7,500 का फ़ायदा हुआ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जब आपको रिसीव्ड होता है तो ये एक तरीके का गेन है, फ़ायदा है मतलब। अब फ़ायदा होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगा तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना है 7,500। तीसरा, यहाँ पे मोहन बना क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी जब प्लस होती है तो रूल्स क्या कहता है कि लाइबिलिटी जब प्लस होती है तो किधर आती है, क्रेडिट साइड में। तो इसका मतलब मोहन का नाम भी क्रेडिट साइड में ही आएगा एज ए क्रेडिटर, टू मोहन। ये हो गया 75,000। और एक्चुअल में आपने जो परचेजिंग की है वो की है 1,50,000 की। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बचता है उसी को परचेजिंग में कंसीडर किया जाता है। तो परचेजिंग होता है अपने आप में एक्सपेंसेस, और जितना आप परचेज करेंगे उतना एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा। तो जब भी यहाँ पे आप रूल देखेंगे तो एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज करेगा तो डेबिट में आएगा। तो यहाँ जो परचेज वर्ड है, परचेज अकाउंट डेबिट, ये आपका 1,50,000 आएगा डेबिट में। तो अब आपने क्या समझा यहाँ पर कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला जो अमाउंट है, चाहे वो सेल्स का हो या परचेज का हो, उसी को फाइनली कंसिडर करते हैं, जो कि 1,50,000 है, परचेजिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हमने डेबिट साइड में लिख दिया। इसके बदले में हमने कैश दिया 50%, पर उस पर भी हमने डिस्काउंट ले लिया। तो जो एक्चुअल कैश है वही हम रिकॉर्ड करेंगे, जो गोज आउट हो रहा है, असेट डिक्रीज हो रही है। जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है कैश, उस पर इसको आपने डिस्काउंट रिसीव्ड करके यहाँ दिखा दिया इनकम के तौर पे क्रेडिट में।
और जो मोहन क्रेडिटर बन गया, जिसको आपने पैसा नहीं दिया क्योंकि मोहन से ही आप परचेज कर रहे हैं, तो मोहन को क्रेडिटर बना के इस तरफ लिख दिया। तो ये पूरा जो एंटायर प्रोसेस है इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, एक्सटेंशन है, उसमें मैं आपको जीएसटी के साथ बताऊंगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो कमेंट्स भी करना और इसको लाइक भी करना। थैंक यू सो मच।